हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में अभी तक हमने समझा है डीएनए के स्ट्रक्चर को। आप पढ़ रहे थे डीएनए की पैकेजिंग किस प्रकार से होती है। तो देखिए, डीएनए की पैकेजिंग में हमने पढ़ा था यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन को कुछ इस प्रकार से हमने डायग्राम देखा था। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बात की थी। यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन क्या होते हैं उसमें हमने देखा था दोनों को। अब हम बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कुछ साइलेंट फीचर किसके, यहाँ पर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसके कुछ फीचर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो भी आप फीचर पढ़ रहे हैं, जो भी आप कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, वो अभी तक आप पढ़ चुके हैं। एक्चुअली में डीएनए का स्ट्रक्चर जब आप पढ़ रहे थे तो वही उसकी क्या थे, कुछ फीचर्स थे, कुछ क्या थे, कैरेक्टर थे। चलिए तो देख लेते हैं कौन कौन से कैरेक्टर हमारे पास आए हैं। सबसे पहले हमने बोला डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड का एक लंबा बहुलक है। बहुलक यानी कि पॉलीमर। पॉलीमर समझते हैं आप लोग, जैसे हमने बोला एक यूनिट होती है उसे मोनोमर कहते हैं। और एक यूनिट कर करके बहुत सारी क्या है, यूनिट आपस में जुड़ रही हैं और बहुत सारी पूरी चेन बना रहे हैं, तो उसे हम पॉलीमर या बहुलक कह रहे हैं। डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड से एक लंबा बहुलक है। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के अलावा डीऑक्सीराइबोस नाम दे रखा है। इट मीन्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सी शुगर है, और राइबो शुगर है या डीऑक्सीराइबो शुगर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमने बोला यह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है। तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का क्या मतलब है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आप ये इमेज को देखते हैं तो हमने कहा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ये है, ठीक है, और दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ये है। तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिल करके बनता है डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो नेक्स्ट हमने बोला यह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना है जहां रीढ़ की हड्डी चीनी फॉस्फेट द्वारा गठित होती है और आधार अंदर की ओर प्रक्षेपित होते हैं। क्या मतलब है इस सेंटेंस का? चीनी की जगह आप शुगर लिखेंगे। रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन। सबसे पहले हमने बोला बैकबोन की हमने बात की कि जो बैकबोन बनी है डीएनए की वो शुगर फॉस्फेट से मिलकर के बनी है। ठीक है, और दूसरा हमने बोला और आधार, आधार यानी कि जो बेस है, जो नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, आधार का मतलब क्या है, यहाँ पर हमने कहा कि जो बेस होता है, तो आधार नहीं होगा, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस लिखेंगे आप। जो नाइट्रोजनस बेस है वो अंदर की ओर प्रक्षेपित रहते हैं। सिंपल सी बात है, देखिए सिंपल सी बात है। हमने बोला यह है शुगर, शुगर से जुड़ा हुआ फॉस्फेट ग्रुप, और अंदर की ओर जुड़े होंगे नाइट्रोजनस बेस। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, एक बैकबोन देखने को मिलेगी। बैकबोन कैसे बन रही है, ध्यान दीजिए। फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर, ये बैकबोन बनाती है। जो आप इस प्रकार से डंडीनुमा संरचना आप देख रहे हैं, ये है बैकबोन या ये है बैकबोन। ठीक है, दोनों चेन की बात हो रही है, ये एक चेन है और ये एक चेन है, दोनों चेन की बात हो रही है। आपने कहा कि आधार जो है वो अंदर की ओर क्या होते हैं, प्रक्षेपित होते हैं, यानी कि आधार अंदर की ओर है। अब दूसरी जो चेन यहाँ पर बनी, अच्छा डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनेंगे। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, क्योंकि ये कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। डबल और ट्रिपल बॉन्ड आपको हाइड्रोजन बॉन्ड में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमने बोला कि यहाँ पर इस प्रकार से दूसरी जो श्रृंखला है उसमें जो आधार, जो बेस है आपके, बेस यानी कि जो आप नाइट्रोजनस बेस हैं वो आपस में जुड़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो पहला जो पॉइंट है वो क्लियर आपका हुआ है। दूसरे पॉइंट में बोला गया है दो श्रृंखलाओं में समांतर विरोधी ध्रुवता है, यानी एक के लिए 5' 3' एंड एंड दूसरे के लिए 3' 5' एंड। यहाँ पर क्या बात की गई है, बोला गया है कि दो यहाँ पर क्या है, हमने कहा दो चेन होती हैं, तो दोनों चेन एक जैसी नहीं होंगी। ये सेम वैसा है जैसे आपने इस डायग्राम के थ्रू देखा, ये एक चेन है, ये एक चेन है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल हैं, यानी कि एक दूसरे के पूरक हैं। इसी प्रकार से हमारा डीएनए भी होता है। हमने कहा कि अगर एक में 5' 3' है तो दूसरे में 3' 5' होगा। इट मीन्स कि क्या होगा, हमने कहा फॉर एग्जाम्पल ये जो आपकी चेन है ये 5'
3 डैश है, और ये जो है ये है 3 डैश और 5 डैश, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, एक जो चेन है उसका, जैसे ये 2 चेन है, ठीक है, ये 2 चेन हमारे पास आती है, 2 चेन। हमने कहा इसका यहाँ पर जो कार्बन नंबर 5 पे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो फ्री होगा, और इसके जो निचला वाला हिस्सा है ये कार्बन नंबर 3 है वो फ्री होगा। दूसरी चेन अगर हम देखते हैं तो इसका जो कार्बन नंबर 3 है वो फ्री होगा, और नीचे वाला जो हिस्सा है इसका जो कार्बन नंबर 5 पे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो फ्री होगा। तो एक दूसरे के क्या है, हमने कहा एंटी पैरेलल है, ठीक है, एक दूसरे के क्या होंगे यहाँ पर, हमने बोला समांतर विरोधी होंगे। दूसरा पॉइंट क्लियर है। तीसरा कह रहा है 2 धागों में आधारों को हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जोड़ा जाता है, जिसमें आधार जोड़े या क्या बनाते हैं, बीपी बनाते हैं, यानी कि हमने बोला बेस पेयर बनाते हैं। एडेनिन विपरीत स्ट्रैंड में थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और इसके विपरीत होता है, ठीक है। ग्वानिन 3 H बंधों द्वारा साइटोसिन से बनता है, इसके कारण प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन के विपरीत आते हैं। इसमें 2 धागों के बीच एक समान दूरी बन जाती है। 2 धागे यानी कि जो 2 आपकी चेन है, ठीक है, 2 चेन है, 2 चेनों को कैसे जोड़ा जा रहा है, आपने कहा यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो क्या हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है। और आपस में जुड़ रहे हैं तो आपने कहा कि आपको ये भी बताया गया है कि एडेनिन से कौन जुड़ेगा, यहाँ पर थाइमिन जुड़ेगा, डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर होंगे। और तीसरा हमने कहा ग्वानिन से क्या जुड़ेगा, साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। इसके अलावा हमने कहा कि प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन के विपरीत आता है, और इसमें दोनों धागों के बीच एक समान दूरी होती है। आपने कहा जो बेस पेयर यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है, जो बेस पेयर बनेंगे उनके बीच की जो दूरी है वो समान दूरी होती है। अगला जो आपको पॉइंट बताया गया है, 2 जंजीर, जंजीर यानी कि चेन, ठीक है, वर्ड्स पे नहीं जाएंगे आप देखेंगे दोनों जो चेन है यहाँ पर क्या होगा, ये चेन है, ठीक है। दोनों जो चेन है वो दाएं हाथ की तरह कुंडलित होते हैं, यानी कि राइट हैंड में दोनों कुंडलित होते हैं, ठीक है। हेलिक्स की जो पिच होती है वो 3 nm होती है, 3 पॉइंट क्या होती है, नैनोमीटर होती है। पिच का मतलब समझते हैं आप लोग, पिच क्या होता है, पूरे जो आपका हमने बोला कि यहाँ पर जितने में आपके कितने आ रहे हैं, 10 बेस पेयर आ रहे हैं, वो पूरी क्या होती है, पिच होती है, और प्रत्येक मोड़ में लगभग 10 पेयर होते हैं। इसके कारण एक हेलिक्स में बेस जोड़ी के बीच की दूरी लगभग 0.3 nm है। एक आधार युग्म तल दूसरे के ऊपर दोहरे हेलिक्स में ढेर हो जाता है, और यह H बॉन्ड के अलावा हेलिकल संरचना को स्थिरता प्रदान करता है। क्लियर है इतना। अब देखिए पिच क्या होती है, टर्न क्या होता है, उसकी लेंथ क्या है, बेस पेयर कितने हैं, और नाइट्रोजनस बेस कितने होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हमारे पास आते हैं, उनके बीच की दूरी जो बेस पेयर है, बेस पेयर की दूरी कितनी होती है। ये सारी जो चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं आपके पास। क्लियर है ना। इतनी बातें अगर क्लियर हैं तो यहाँ पर हम और कुछ चीजें पढ़ेंगे, जैसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, ठीक है, जैसे कि बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार आप लोग क्या करेंगे, सारा जो पैराग्राफ है उसे पढ़ लीजिए। चलिए, तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या होता है, क्या चीजें आपको इसमें बताई गई हैं, ठीक है। एक इमेज आपके पास आती है, उस इमेज में आपको क्या चीजें बताई गई हैं। आपने कहा फ्रेडरिक ग्रिफिथ, कुछ यहाँ पर साइंटिस्ट के नाम बताए गए हैं। कैरिड आउट अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विद अ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरियम कॉजिंग निमोनिया, ठीक है। आपने कहा कि यहाँ पर क्या हुआ, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नामक एक बैक्टीरिया पे क्या किया, परीक्षण किया। ये जो बैक्टीरिया होता है ये निमोनिया पैदा करने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट देखा, उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू हिम व्हेन द बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन अ कल्चर प्लेट सम प्रोड्यूस्ड अ स्मूथ शाइनी कलर्स एज while others produce rough यानी कि आर कॉलोनी। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने यहाँ पर क्या किया, बैक्टीरिया को लिया और कल्चर प्लेट, आपने देखा होगा जो कल्चर प्लेट होती है, यानी कि उस जिस प्लेट में आप बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे हैं वही क्या होती है, कल्चर प्लेट होती है। कल्चर प्लेट पे जब क्या किया, बैक्टीरिया को ग्रो कराए गए तो 2 प्रकार के बैक्टीरिया, 2 प्रकार की कॉलोनी उन्हें मिली थी। वो कौन कौन सी थी, एक तो था एस नाम दिया गया है, ठीक है, जो क्या थी, ऐसे स्मूथ शाइनी कॉलोनी थी, और दूसरा था आर कॉलोनी यानी कि रफ कॉलोनीज थी, ठीक है। 2 प्रकार की कॉलोनीज हमारे पास आती हैं। नेक्स्ट हमने बात की, दिस इज बिकॉज द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव अ म्यूकस, म्यूकस यानी कि पॉलीसेकेराइड कोट
while R strain does not। अब दोनों में डिफरेंस क्या था? हमने कहा कि यहाँ पर जो S स्ट्रेन वाला था, ध्यान दीजिए हो क्या रहा है, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है किसके द्वारा? फ्रेडरिक के द्वारा। यहाँ पे क्या किया गया है? एक्सपेरिमेंट किया गया है। किस पे किया गया है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया को कॉज करता है, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को जब क्या किया गया, कल्चर प्लेट पे ग्रो कराया गया, यानी कि उन्हें आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया को एक प्लेट पे उगाया गया या ग्रो कराया गया। जब ग्रो कराया गया तो दो कॉलोनीज बनी थी और आपने कहा दो प्रकार के स्ट्रेन हमें मिले थे, आर स्ट्रेन है और एस स्ट्रेन है। एस फॉर स्मूथ, ठीक है, एक थी जिसमें क्या था, एस स्ट्रेन था, और दूसरा था आर, आर फॉर रफ, ठीक है। तो स्मूथ और रफ को आप समझते हैं, दोनों जो वर्ड्स हैं। हमने कहा कि दोनों में डिफरेंस क्या था? जो एस स्ट्रेन था उसमें म्यूकस की कवरिंग थी, ठीक है, म्यूकस की कवरिंग थी। और म्यूकस किस चीज से मिलकर के बना होगा? पॉलीसेकेराइड से। पॉलीसेकेराइड क्या बताते हैं आपको? कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता रहे हैं। हमने कहा जो एस स्ट्रेन है उसमें कवरिंग पाई जा रही है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? म्यूकस की कवरिंग कह रहे हैं, पॉलीसेकेराइड से बनी है। अगर हम आर स्ट्रेन की बात करें तो हमने कहा आर स्ट्रेन में कोई भी इस प्रकार की कवरिंग नहीं थी। अब दोनों में डिफरेंस को आप ध्यान से देखिए। आपने कहा माइस इन्फेक्टेड विद एस स्ट्रेन वायरुलेंट डाई फ्रॉम अ निमोनिया, बट माइस इन्फेक्टेड विद आर स्ट्रेन डू नॉट डेवलप निमोनिया। यहाँ तक की बात हम इस डायग्राम में देख लें कि हमें क्या बताया गया है। हमें बोला गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में हमें क्या बताया गया है? दो प्रकार के स्ट्रेन की बात की गई है। एक तो है आर स्ट्रेन जिसे आप रफ स्ट्रेन कहेंगे, ये वाला जो कि आपको ब्लू डॉट से दिखाया गया है। दूसरा हमारे पास आता है स्मूथ स्ट्रेन जिसे आपको रेड डॉट से दिखाया गया। अभी सिर्फ इतनी बात करेंगे, अभी हमने सिर्फ इतनी सी बात करनी है, ठीक है। आगे क्या हुआ इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हमने कहा कि दो प्रकार के स्ट्रेन थे। अब स्ट्रेन आप समझ रहे हैं, टाइप ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का प्रकार है। ये भी बैक्टीरिया है और ये भी बैक्टीरिया है, दोनों में डिफरेंस इतना है कि इस बैक्टीरिया में यहाँ पर हमने कहा म्यूकस की कवरिंग है, और इस बैक्टीरिया में जो एस स्ट्रेन हमारे पास आता है इसमें म्यूकस की कवरिंग नहीं है। अब क्या हुआ, चूहों पे परीक्षण किया गया, ठीक है। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होते तो किसी प्रकार के एनिमल्स को लिया जाता है, तो यहाँ पर क्या किया गया, चूहे को लिया गया। हमने कहा जब चूहे में, अच्छा ध्यान दीजिए, ये आर स्ट्रेन है, ठीक है, आर स्ट्रेन है और ये है स्मूथ स्ट्रेन। आर स्ट्रेन में कोई कवरिंग नहीं पाई जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना है। आर स्ट्रेन में म्यूकस की कवरिंग नहीं पाई जाएगी, एस स्ट्रेन में म्यूकस की कवरिंग पाई जा रही है। जो डायग्राम है उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पढ़ चुके हैं चीजों को, तो कंफ्यूज नहीं करना है कि आर स्ट्रेन में हमने कहा म्यूकस की कवरिंग नहीं होगी और एस स्ट्रेन में म्यूकस की कवरिंग होगी, क्योंकि आपको डॉट से भी दिख जाएगा। अगर आप डॉट देख रहे हैं तो जो ब्लू डॉट है वो सिंपल डॉट है, जो आपने कहा रेड डॉट है उसके बाहर आपको हल्की सी क्या होगी, हल्की सी येलो कलर की कवरिंग भी दिखाई देगी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। अब जब आर स्ट्रेन को, आर स्ट्रेन का मतलब है कि आर स्ट्रेन टाइप के बैक्टीरिया को जब इस माइस में डाला गया, ध्यान दीजिए ये जो बैक्टीरिया था ये निमोनिया कॉज करने वाला था। तो हमने कहा कि जब हमने आर स्ट्रेन को यहाँ पर माइस के अंदर डाला तो माइस जीवित रहा। कौन सा? जिसमें हमने रफ स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया डाला था। इट मीन्स वो बैक्टीरिया जिसमें म्यूकस की कवरिंग नहीं थी, उसमें उसे जब हमने माइस में डाला तो वो क्या रहा, जीवित रहा। लेकिन क्या हुआ, जब हमने स्मूथ स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को माइस के अंदर इंजेक्ट किया इंजेक्शन के द्वारा, तो आप देख रहे हैं कि जो माइस है वो कैसा है, डेड है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ ये हमें जानना है। सबसे पहले तो आप इतनी बात समझिए कि क्या हुआ है। आपको इस चार्ट में ये देखने की एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। किसके द्वारा ये एक्सपेरिमेंट या ये प्रिंसिपल दिया गया? आपने कहा फ्रेडरिक के द्वारा दिया गया है। क्या किया गया, कौन से बैक्टीरिया को लिया गया एक्सपेरिमेंट के लिए? आपने कहा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को लिया गया है, ठीक है। अब आपने कहा कि दो प्रकार के निमोनिया ग्रो हुए, दो प्रकार की कॉलोनी बनी थी, कौन थी? आर टाइप और एस टाइप। आर टाइप और एस टाइप में क्या डिफरेंस है? सिर्फ म्यूकस की जो कवरिंग है, आपने कहा उसका डिफरेंस हमें बताया गया। तो इतनी बात आप सबसे पहले नोट कीजिए। चलिए इतनी बात क्लियर है, तो इतनी बात को हमने यहाँ पर पढ़ा है। तो अभी तक आपने क्या समझा? यहाँ पर हमने कहा कि उनके अनुसार, यानी कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ के अनुसार, जब बैक्टीरिया एक कल्चर प्लेट पर उगाए जाते हैं तो कुछ चिकनी चमकदार कॉलोनी का एस का उत्पादन करते हैं, जबकि अन्य खुरदुरी आर कॉलोनी का निर्माण करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में श्लेष्मा यानी कि पॉलीसेकेराइड परत होती है, जबकि आर स्ट्रेन में ऐसी कोई परत नहीं पाई जाती है। एस स्ट्रेन जो है वो क्या होता है,
विषाणु से संक्रमित चूहे, एस स्ट्रेन से संक्रमित चूहे निमोनिया से मर जाते हैं, लेकिन आर स्ट्रेन से संक्रमित चूहों को निमोनिया नहीं होता है। ये तो हमने बात की। अब इस वाले पोर्शन पे आते हैं कि इस वाले पोर्शन पे ग्रिफिथ ने क्या किया। अब सिर्फ इतना एक्सपेरिमेंट नहीं था, क्योंकि इससे हमें कुछ पता नहीं चला है, हमें पता आगे चलेंगे चीजें। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अगर आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लिखा है हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया, यानी कि ये वो बैक्टीरिया थे जिन्हें गर्म किया गया, जिन्हें हीट किया गया, और अब वो कैसे हैं, मृत जीवाणु। और कैसे जीवाणु थे, आपने कहा एस स्ट्रेन, एस से एस स्ट्रेन है, ठीक है। एस स्ट्रेन का मतलब क्या है, जो स्मूथ बैक्टीरिया थे, जो बैक्टीरिया जिनमें हमने कहा म्यूकस की कवरिंग पाई जा रही है, आपको क्लियर रखना है, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया है रफ स्ट्रेन एंड हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया। आपने कहा कि जो S4 स्ट्रेन, एस स्ट्रेन का मतलब क्या होगा, मतलब स्मूथ स्ट्रेन, ठीक है। तो ये क्या है, स्मूथ स्ट्रेन, एस जीवाणु, एस मृत जीवाणु तथा आर स्ट्रेन जीवित जीवाणु। दो प्रकार के जीवाणु लिए गए, दो प्रकार के बैक्टीरिया लिए गए। एक तो ऐसे थे कि हमने कहा कि यहाँ पर हमने क्या देखा है, आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया से चूहा नहीं मरा, लेकिन एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया से चूहा मर गया, क्योंकि उसे निमोनिया हो गया था। तो हमने कहा कि जो एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है वो निमोनिया कॉज कर रहा है, लेकिन आर स्ट्रेन वाला निमोनिया कॉज नहीं कर रहा है। अब हमने क्या किया, हमने यानी कि ग्रिफिथ ने क्या किया कि जो एस स्ट्रेन वाला जीवाणु था या एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया था जो कि निमोनिया को कॉज कर रहा था, जिसकी वजह से चूहे मर रहे थे, उसमें क्या हुआ कि उसे गर्म किया गया, हीट किया गया, उसे गर्म किया गया, और वो जो जीवाणु था, वो जो बैक्टीरिया था, कौन सा, एस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया था, अब वो मर गया, वो किल है, वो मृत है। आपने क्या किया, यानी कि ग्रिफिथ ने क्या किया कि वो जो हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया, यानी कि हीट के द्वारा जो एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया मर गया है, उसे चूहे के अंदर जब डाला गया तो देखा गया चूहा नहीं मरा है, क्योंकि बैक्टीरिया कैसा था, मृत था, ठीक है, बैक्टीरिया मर गया था। समझ गए। अब अभी तक भी हमें कुछ समझ नहीं आया है, चीजें यहाँ पर कंफ्यूजिंग हो जाती हैं थोड़ा सा। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मिक्स किया गया आर स्ट्रेन, किसे मिक्स किया गया, आपने कहा यहाँ पर आर स्ट्रेन में मिक्स किया गया है डेड एस स्ट्रेन, बैक्टीरिया। किस किस को मिक्स किया है, आर स्ट्रेन को। आर स्ट्रेन कैसा था, लाइव था, ठीक है। आर स्ट्रेन कैसा था, लाइव था, यानी कि जीवित था। एस स्ट्रेन कैसा है, मृत एस स्ट्रेन को लिया गया और दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों का घोल बना दिया। आप ऐसे समझ लीजिए, दोनों का घोल बनाया, दोनों का घोल बना करके इंजेक्शन में भरा गया, और जब वो इंजेक्शन चूहे को दिया गया तो यहाँ पर पाया गया कि चूहा कैसा है, मृत है, चूहा आपको मरा हुआ मिला, यानी कि चूहे को निमोनिया हो गया। अब कंफ्यूजन क्या है यहाँ पर, पूरे एक्सपेरिमेंट में आपको क्या कंफ्यूजिंग लगा, सिंपल सी बात थी कि आर स्ट्रेन से चूहा नहीं मरा था, एस स्ट्रेन से चूहा मर जा रहा था। अब हमने एस स्ट्रेन को मार दिया, उसे हीट करके उसे मार दिया, और एस स्ट्रेन को चूहे के अंदर डाला, तो अब चूहा जीवित है। लेकिन क्या हो गया, जब हमने जो मृत एस स्ट्रेन था और जो जीवित आर स्ट्रेन था, दोनों को हमने ऐड किया, दोनों को मिक्स किया, और उनका इंजेक्शन जब हमने चूहे को दिया तो चूहा मर गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एस स्ट्रेन तो पहले ही मर चुका था, ठीक है, जो एस स्ट्रेन था वो तो पहले ही डेड था, और जो आर स्ट्रेन था वो तो यहाँ पर कोई भी निमोनिया कॉज नहीं कर रहा था। तो ऐसा क्या हुआ कि चूहे को निमोनिया हो गया और चूहा मर गया। ये जो चीजें हैं यही हमें समझनी कि ऐसा क्या हुआ होगा, ये आप समझेंगे थ्योरी के द्वारा। आगे की चीजें पढ़े कि हुआ क्या था। हमने बोला ग्रिफिथ killed bacteria by heating and observed that heat killed S strain bacteria injected into mice did not kill them। क्या बोला गया है कि ग्रिफिथ ने बैक्टीरिया को गर्म करके मार डाला, कौन से बैक्टीरिया को, और देखा कि गर्मी से मारे गए एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को चूहों में इंजेक्ट करने से वे नहीं मरे थे, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया थे वो कैसे थे, मृत थे। कौन से, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, जिनके कारण निमोनिया हो रहा था। दूसरे में क्या किया गया,
On injecting mixture of heat killed S and live R bacteria, the mice dead. हमने बोला कि गर्मी से मारे गए एस स्ट्रेन और जीवित आर बैक्टीरिया के मिश्रण को इंजेक्ट करने पर चूहे मर गए। इतनी यही तक की बात हमने पढ़ी है, ठीक है। अब वो क्यों मरे, कैसे मरे, उसकी आगे की चीज आपको बताई गई है। तो आपको बोला गया है ही डिस्कवर्ड लिविंग एस बैक्टीरिया फ्रॉम डेड माइस। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मृत चूहे में जब देखा तो उन्होंने पाया कि जो एस बैक्टीरिया थे वो कैसे थे, जीवित एस बैक्टीरिया उन्हें मिले हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग था। कैसे, हमने कहा आर से चूहा नहीं मर रहा है, आर स्ट्रेन से, एस स्ट्रेन से चूहा मर जा रहा है। अब हमने एस स्ट्रेन को किल कर दिया, मार दिया है, तो चूहा जीवित है। लेकिन जब हमने मृत एस स्ट्रेन और जीवित आर स्ट्रेन का मिक्सचर लिया और उसे चूहे के अंदर डाला तो चूहा मर गया। अब ये जो चूहा मरा हुआ था इसमें हमें जीवित एस स्ट्रेन देखने को मिले। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि एस स्ट्रेन तो पहले ही मरे हुए थे और आर स्ट्रेन हमने कहा कि किसी भी प्रकार का निमोनिया कॉज नहीं कर रहे हैं। और अगर हमने कहा कि आर स्ट्रेन जीवित है तो हमें आर स्ट्रेन मिलने चाहिए थे, एस स्ट्रेन हमें नहीं मिलने चाहिए थे, लेकिन हमें एस स्ट्रेन यहाँ पर मिली, ठीक है। उन्होंने क्या यहाँ पर ऑब्जर्व किया, फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट he concluded that the R strain bacteria had been transformed by the heat killed S strain bacteria. एक्चुअली में हुआ क्या था वहां पर, इस प्रयोग से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थे वो गर्मी से मारे गए एस स्ट्रेन बैक्टीरिया द्वारा बदल दिया गया था। क्या हुआ कि जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था जो मृत था उसने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो कि जीवित था उसे बदल दिया। ये मृत हो करके इसने क्या कर दिया, इसे बदल दिया कि यह है एस स्ट्रेन और यह है आर स्ट्रेन। ये निमोनिया कॉज कर रहा है, ये निमोनिया कॉज नहीं कर रहा है, लेकिन ये मृत था, लेकिन फिर भी इसने क्या कर दिया है, आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को चेंज कर दिया है। नेक्स्ट, सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों इसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कह रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफर हो रहा है। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया कुछ ऐसा तो ट्रांसफर कर रहा था आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में कि जिससे कि वहां पर निमोनिया फिर से कॉज हो गया। निमोनिया फिर से कॉज हुआ तो यहाँ पे चूहे मृत मिले। तो हमने कहा सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर्ड फ्रॉम heat killed S strain had enabled the R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent. हुआ क्या था, आपने कहा कि जो गर्मी से मारे गए एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थे उनसे स्थानांतरित कुछ परिवर्तनकारी सिद्धांत ने आर स्ट्रेन को एक स्मूथ यानी कि चिकनी पॉलीसैकेराइड कोट को संश्लेषित करने और विषैला बनाने में सक्षम बनाया था। इन शॉर्ट ये सेंटेंस, ये लाइन आपको इतना बता रही है कि यहाँ पर हमने कहा कि जो स्मूथ जो यहाँ पे क्या था, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था जो कि कैसा था, मृत था, उसने कोई तो ऐसी चीज ट्रांसफर की आर स्ट्रेन को जिससे कि जो यहाँ पर स्मूथ पॉलीसैकेराइड का जो कोट था, जो कवरिंग थी, वो वहां पर फिर से जनरेट हो गई। क्योंकि दोनों में डिफरेंस हमने यही तो देखा था। हमने कहा था आर स्ट्रेन में कोई भी पॉलीसैकेराइड की जो कवरिंग है वो नहीं पाई जा रही है, या कोई भी म्यूकस की कवरिंग नहीं पाई जा रही है। लेकिन एस स्ट्रेन में हमने कहा पॉलीसैकेराइड की कवरिंग पाई जा रही है, इसीलिए वो निमोनिया कॉज कर रहा है। अब क्या हुआ कि जब एस स्ट्रेन तो मृत है लेकिन आर स्ट्रेन जीवित है, फिर भी निमोनिया कैसे कॉज हो गया, हमने कहा कुछ तो ऐसा था जो कि स्मूथ या एस स्ट्रेन ने आर स्ट्रेन को ट्रांसफर किया था, और इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कह रहे हैं। तो हमने बोला दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल। यहाँ पर यह आनुवांशिक सामग्री के स्थानांतरण के कारण होना चाहिए। हमने कहा कुछ तो ऐसा पदार्थ था जो कि एस स्ट्रेन ने आर स्ट्रेन को दिया, और आर स्ट्रेन ने अब क्या कर दिया है, पॉलीसैकेराइड की कोट बना दिया, पॉलीसैकेराइड की कवरिंग बना दी है, और अब फिर से वहां पर निमोनिया कॉज हो रहा है। तो यहाँ पर आपने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से क्या समझा, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट का नाम था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग जो वर्ड है वो, ट्रांसफॉर्मिंग क्या है, एक प्रोसेस है। ट्रांसफॉर्मिंग जो वर्ड आया है वो आया है ट्रांसफर से, स्थानांतरण से। स्थानांतरण क्या हो रहा है, हमने कहा एस स्ट्रेन कुछ चीज, कुछ मटेरियल, कोई पदार्थ आर स्ट्रेन में स्थानांतरित कर रहा है, और वो हो सकता है कि वो जेनेटिक मटेरियल था। अब हमें ये जानना था कि जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली में है क्या। आज के डेट में आप जानते हैं कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है।
कुछ वायरस में आरएनए है, लेकिन उस टाइम पे हमें नहीं पता था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो इस एक्सपेरिमेंट से अब हमारे पास मेन जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल है, कोई तो ऐसा मटेरियल है जो ट्रांसफर हुआ है, लेकिन इस जेनेटिक मटेरियल, इस आनुवंशिक पदार्थ का नाम क्या है, वो कौन सा पदार्थ है जिसे हम जेनेटिक मटेरियल कहेंगे। तो इससे आगे आप बात करेंगे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये कैसे प्रूव किया गया। ठीक है, इससे पहले आपको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को समझना है और आपको देखना है कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में क्या क्या चीजें यहाँ पर बताई गई है। चलिए, तो ये हमने बात की है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। कुछ नेचर आएंगे किसके, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता रहेगा उसमें हम बात करते रहेंगे यहाँ पर डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए हमारा आनुवंशिक पदार्थ है, इसकी आपके पास इसका क्या प्रूफ है, आप कैसे प्रूव करेंगे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। या आज की डेट में हम ऐसा क्यों कहते हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। हो सकता है कि हमारी बॉडी में आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल हो या प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल हो। ऐसा क्यों हुआ कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल बना। इसके लिए क्या आता है, इसे प्रूव करने के लिए आपके पास क्या आते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट आते हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आपको करना क्या है, अभी तक जो चीजें डिस्कस की हैं उन्हें आप रिवाइज करते रहेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।